कि इसके लिए कोर्ट को हर एप्लीकेशन को असेस करना होगा। सभी आरोपियों के साथ एक जैसा बर्ताव करने से प्री ट्रायल डिटेंशन का खतरा होगा। इस कोशिश से सरकारी वकील का साजिश का केस खत्म नहीं होता। उमर खालिद और शर्जील इमाम दूसरे आरोपियों के मुकाबले क्वालिटी के हिसाब से अलग हैं। ये शुरुआत में ही कहा गया, उसके बाद फिर बताना शुरू किया गया और फिर जब बताया गया तो फिर ये कहा गया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो हैं ये अलग अलग लेवल पर हैं और इसे बराबरी और गलती के मामले में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि बेल की अपीलों की अलग अलग जांच करे ताकि ये देखा जा सके कि प्री ट्रायल लिबर्टी मिलती है कि नहीं। लिबर्टी का एक ही समय में बुनियादी महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी को अकेले नहीं समझा जा सकता। अगर बेल स्पेशल कानून के तहत मांगी जाती है तो कोर्ट को जाँच को कानून के दायरे में रखने के अलावा और कोई काम करना होता है। ये कहा गया तो मतलब एक तरीके से ये स्पष्ट किया गया कि अगर आप लिबर्टी मांग रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी और ये लिबर्टी है जो है वो अलग अलग नहीं है, उसको एक साथ देखा जाएगा। और फिर इसके साथ जो खतरे की बात है राजीव जी, वो ये है कि आदेश पढ़ते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएपीए की धारा 15 है उसके तहत आतंकवादी कृत्य जो है उनको भी परिभाषित कर दिया। और अभी तक तो ये समझा जाता था कि आप बम बना रहे हैं, लोग इसमें जान जा रही है तो फिर ये आतंकवादी कृत्य आता है। और यही दलीलें जो थी वो शर्जील इमाम और उमर खालिद के वकीलों की तरफ से दी गई थी कि इसमें चूंकि इस तरीके का कोई कृत्य नहीं हुआ है, इनके भाषण थे, ये अलग अलग जगहों पे थे, उस समय थे भी नहीं दिल्ली में और यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर उन्होंने भाषण दिया, तो ये किस तरीके से यूएपीए के अंतर्गत आ सकता है। इसको डिफाइन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि यूएपीए की धारा 15 जो है उसमें यह भी है कि अगर आप व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हो, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये भी आतंकवादी कृत्य होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया। ये एक खतरनाक संकेत जो है भविष्य के लिए दिखाई पड़ते हैं राजीव। बिल्कुल एक खतरनाक संकेत है भविष्य के लिए, इसलिए है क्योंकि अब अगर आपने कहीं दंगा फसाद तो दूर की बात है, अगर कहीं ना कहीं आपने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपके ऊपर यूएपीए लगाया जा सकता है और यह कृत्य यूएपीए के तहत माना जाएगा, आतंकवादी गतिविधियों के तहत माना जाएगा। ये यहां डिफाइन करने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कितना उचित है, इस पर अभी जो कानूनविद हैं, न्यायविद हैं, वो इस पर अभी बात करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहां पर दो लोगों को, उमर खालिद को और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलती है, लेकिन इनके 5 साथियों को जमानत मिल जाती है। और उसके अलावा जमानत आगे अर्जी लगाने से के लिए जो शर्तें दी जाती हैं वो थोड़ी सी और कठोर है। शर्त कठोर इस हिसाब से है क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि अब 1 साल तक ये जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं और अगर जांच पूरी हो जाती है तब ये दाखिल कर सकते हैं। क्या जांच इतने 6 साल से जो जांच पूरी नहीं हुई वो अब पूरी हो जाएगी 1 साल में? ये भी बड़ा सवाल है। यानी इन्हें जेल में ही रहना होगा आने वाले समय में भी। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बात हो रही है। इस मसले पर कुछ टिप्पणियां भी आई हैं कुछ अलग अलग लोगों के। उमर खालिद के पिता की टिप्पणी भी है एक छोटी सी, और उनके अलावा भी अलग अलग टिप्पणियां हैं। जरा इन पे बात करते हैं। अश्विनी कानून मंत्री हैं, पहले रहे हैं पूर्व कानून मंत्री यूएपीए के यूपीए सरकार के दौरान और मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कानून मंत्री थे अश्विनी कुमार। उनका बयान भी है, उनका बयान क्या कहता है जरा वो भी देखते हैं। अश्विनी कुमार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने सामने मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर मामलों का फैसला करता है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट को दोनों मामलों में फर्क करने के कारण जरूर मिले होंगे। हालांकि आज इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग सबसे ज्यादा नाखुश होंगे क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम बहुत लंबे समय से जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला कहता है कि लंबे समय तक जेल में रहना ही बेल देने के लिए एक विचार होना चाहिए। आखिर एक बार खोई हुई आजादी का कोई बदला नहीं मिलता। यानी खोई हुई आजादी, आपकी आजादी अगर खो गई तो उसके बदले आपको फिर से वो दिन पूरे नहीं आएंगे, दिन नहीं मिलेंगे आपको वापस। और ये बात यहां अश्विनी कुमार कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल अर्जी खारिज कर दी, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए
यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसे कहते हैं शॉर्ट में, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। यह बात यहां कही जा रही है और यह महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला किनको कितना पचेगा, किन लोगों को किनको नहीं पचेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत ही एक कठोर यहां पर शर्तें लगाई गई हैं और इन शर्तों के आधार पर साफ साफ यह है कि आने वाले 1 साल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम इस पर जमानत याचिका फिर से दाखिल नहीं कर सकते हैं। और यह तय मानिए कि जांच अभी तक अगर 6 साल में पूरी नहीं हुई तो क्या साल भर से पहले पूरी हो जाएगी, यह भी एक सवाल उठता है। हाँ, बिल्कुल पूरी नहीं होगी राजीव जी, चूंकि 500 के आसपास गवाहों के बयान होने हैं कुल मिलाकर, और जो प्रोटेक्टेड गवाह हैं वही जो है 100 से ऊपर हैं जिनके अभी बयान होने हैं। तो ये डे टू डे तो कार्रवाई चलेगी नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जल्दी जल्दी इस पर सुनवाई की जाए, लेकिन वो जल्दी जल्दी सुनवाई कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया जल्दी सुनवाई हो। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई हैं वो बहुत, राजीव जी देखना पड़ेगा। कोई 12 शर्तें जो बाकी जिनको जमानत मिल गई वो भी उनके ऊपर क्या है, लेकिन इनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि इनके खिलाफ पहली नज़र में आरोप का पता चलता है। यह आदेश में कहा गया है कि यह कोर्ट इस बात से सहमत है कि प्रोसिक्यूशन के मटेरियल से अपील करने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ पहली नज़र में आरोप का पता चलता है। इन अपील करने वालों के लिए कानूनी सीमा लागू होती है। कार्रवाई का यह स्टेज उन्हें जमानत पर रिहा करने को सही नहीं ठहराता। तो यानी आपने ये मान लिया कि ये इनके खिलाफ आरोप सही एक तरीके से है, तो आपने ट्रायल कोर्ट को भी आपने, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह रहा है कि इसमें मिलता है तो ट्रायल कोर्ट तो मानेगा ही मानेगा कि है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। मुझे लगता है राजीव जी कि आजकल जो बड़ी अदालतों से फैसले आ रहे हैं वो ट्रायल कोर्ट को संदेश दे दिया जाता है जमानत के फैसलों पे ही सुनवाई करते समय कि आपको फैसला क्या देना है, कुछ इस तरीके का आभास मिलता है। और इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है कि जो हाई कोर्ट से जो फैसले आते हैं, और खासतौर से गुजरात के बारे में आया था कि साहब कई कई पेज के फैसले होते हैं और इस तरीके के फैसले होते हैं कि उसमें संदेश दे दिया जाता है ट्रायल कोर्ट को कि आपको फैसला क्या देना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर सकता है, मुझे ध्यान पड़ रहा है गुजरात के मामले में शायद ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, एकदम से दिमाग में कौन थी ये बात, तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी एक तरीके से ट्रायल कोर्ट को ये संकेत दे रहा है कि आप इसको मान लीजिए, अगर ये आदेश जमानत के आदेश में आप ये इसको शामिल कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि हम इस पर मेरिट पर भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फिर ये आवश्यकता क्यों थी, इसको लेकर राजीव जी काफ़ी सवाल उठते हैं। तो कानूनविदों से हम लोग बात करेंगे, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि भाई बड़ी अदालतों की तरफ से अगर जमानत पे आदेश देते समय ये संदेश दे दिए जाते हैं कि साहब हाँ मौजूद है इसके लिए आधार सज़ा देने के लिए, तो आपने तो बता दिया कि ट्रायल कोर्ट को सज़ा देनी है इसमें, बिल्कुल, फिर चाहे वहाँ सबूत हो चाहे ना हो, ये सवाल है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये केस। ऐसे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 6 साल हो गए और 6 साल से एक जमानत के लिए यहाँ भटकते रहे, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट। तमाम आरोपी, कुछ लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन मुख्य रूप से ये 5-7 आरोपी जो हैं इनकी जमानत याचिकाएं खारिज होती रहीं। 2 सितंबर को इनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था इधर सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर आज फैसला आया है। और फैसले में साफ साफ कहा गया कि उमर खालिद को और शर्जील इमाम को हम जमानत नहीं दे सकते, बेल डिनाइड, लेकिन बेल ग्रांटेड जिन लोगों के लिए हुआ है उनमें गुलफिशा फातिमा का नाम सबसे ऊपर है। आप जानते हैं मीरान हैदर भी हैं वहां पे। 5 आरोपी ऐसे हैं जिनके ऊपर भी ऐसे चार्जेस हैं, लेकिन उनकी जमानत, उनको जमानत दे दी गई, उनकी जमानत याचिका खारिज नहीं की गई बल्कि स्वीकार कर ली गई। और दूसरी तरफ इन दोनों की याचिकाएं खारिज करते वक्त जो शर्तें लगाई गई हैं वो शर्तें भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। और इस बीच लालू प्रसाद यादव को IRCTC केस में झटका लगा है, एक ये खबर भी आ रही है। ट्रायल कोर्ट पर रोक से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार है यहां पर, यानी ट्रायल कोर्ट ट्रायल करे। लालू प्रसाद यादव को IRCTC केस में झटका लगा है, ट्रायल कोर्ट पर रोक से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस लेकर गए थे लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट से आज खबरें जिस ढंग से आ रही हैं वो आप लोग देख रहे हैं। और यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव गए हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, चूंकि मामला यहीं दिल्ली का ही है, दिल्ली में चल रहा है। जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय का मामला है। इनके ऊपर कई सारे ढेर सारे केस लगाए गए, उसमें से एक मामला यह भी है IRCTC का। और उसमें लालू प्रसाद यादव चाह रहे थे कि ये इस ट्रायल के लिए, जो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चल रही है, उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
अब क्या लालू प्रसाद यादव भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक ये भी सवाल है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इन सब के बीच उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया था और ढेर सारे हवाले हैं और जिसके दम पर वो चाहते थे कि इस पर रोक लग जाए, लेकिन रोक नहीं लगी। तो एक लालू प्रसाद यादव को झटका, यहां पर झटका उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी है और लेकिन कुछ लोगों के लिए, खासकर गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर, इन सब के लिए यहां थोड़ी सी खुशी की बात है कि इन लोगों को जमानत मिल गई है। 5 जो दिल्ली दंगे के मुख्य मेन आरोपियों में से थे, उनमें से कुछ को जमानत 7 थे, 7 में से 5 को जमानत मिल गई है। और जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि इसमें ट्रायल कोर्ट तक का मामला तो आगे का है, लेकिन उससे पहले जांच होनी चाहिए और जांच में साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी देरी होती जा रही है। और अलग अलग उसमें पहले जो वहां फाइलें, इस जांच की रिपोर्ट जमा की गई, उस रिपोर्ट में भी बताया गया कि और भी जांच होनी बाकी है, और भी जांच होनी है, और भी जांच होनी है। ऐसे जांच पर जांच वो जारी है और इन सब के बीच इन दोनों आरोपियों को जेल में रखना सुप्रीम कोर्ट ने उचित समझा है, यह माना जाएगा। लेकिन भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला, उसकी 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें साफ साफ 2 जज कौन कौन से हैं ये आपको बता दूं। जस्टिस अरविंद कुमार है, जस्टिस एनवी अंजारिया, इन दोनों की बेंच ने यह फैसला देते वक्त बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें साफ साफ डिफाइन किया है यूएपीए को। और यूएपीए को डिफाइन करते वक्त उसने साफ साफ यह भी कहा है कि अगर आप सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं और अर्थव्यवस्था को कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया है, वो सही है। यही तो है। हाँ, बिल्कुल यही कहा गया है कि मतलब एक तरीके से ठीक है। और जो आगे भी कहा गया है राजीव जी, वो ये साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ आरोपियों की मुख्य भूमिका और दूसरे आरोपियों की मदद करने वाली भूमिका के बीच के फर्क को नज़रअंदाज करने से ही मनमानी होगी, यानी सबको अलग अलग करना, जिन्होंने शुरू में कह दिया था। हालांकि ये भी कहा अदालत ने कि ट्रायल कोर्ट को मामले को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और प्रोटेक्टेड गवाहों से बिना किसी देरी के पूछताछ की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट कानून के हिसाब से कार्रवाई को रेगुलेट करेगा। यह पक्का किया जाता है कि ट्रायल समय पर हो और उसे केस के मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं समझा जाना चाहिए। अभी तक तो राजीव जी बात यही हो रही थी कि ट्रायल कोर्ट जो है वो उस पर ट्रायल हो ही नहीं रहा है। अभी तो जो जांच जो है वही पेंडिंग है, चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है और चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसका मतलब लगातार बढ़ती चली जाती है। तो जब चार्जशीट अभी दाखिल नहीं तो ट्रायल कहाँ से शुरू होगा? फिर क्या 1 साल के अंदर ये हो सकता है कि चार्जशीट भी दाखिल हो जाए और ट्रायल भी हो जाए? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अभी सारे गवाहों के बयान भी नहीं हुए। तो अगर ये चार्जशीट हो जाती है राजीव जी, तब तो ये समझ आता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगा दी कि भाई या तो ट्रायल हो जाए पूरा और या फिर आज की तारीख से 1 साल, मान लीजिए क्या ऐसा होगा ही कि 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा नहीं होगा और 1 साल की समय अवधि पूरी हो जाएगी, तब क्या ये जा सकते हैं? तो ऐसी 1 वर्ष में कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि 1 वर्ष में ये फिर जमानत के हकदार हो जाएंगे जो आज नहीं है। और डिले को लेकर इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी पीठ ने बहुत सारी टिप्पणियां की थी कि जो यूएपीए का मामला अलग है। ये भी कहा गया था कि आपकी बेंच ने जो है, मतलब जो अभियोजन पक्ष था उसने कहा कि आपकी बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी समय के आधार पर। तो यही कहा गया था कि वो मामला दूसरा था, ये मामला दूसरा है, वो सीधे आतंकवाद का मामला था, वहाँ सबूत थे, यहाँ कोई इस तरह की सबूत नहीं है, ये भी बात कही गई थी। तो आखिर हो सकता है कि इसके बाद कुछ समझ में आया हो, इसको पूरी बहस सुनने के बाद, और जो मतलब सरकारी पक्ष है उसकी दलीलें सही समझ में आई हो कि इनको अंदर रखना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए ये फैसला आया हो। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दूं कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, इन सबको जमानत दे दी गई है। शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है, सलीम खान को जमानत दे दी गई है, शिफाउर रहमान को, मीरान हैदर को और गुलफिशा फातिमा को, इन 5 को जमानत दे दी गई। लेकिन इनके अलावा 2 और जो आरोपी थे, मुख्य आरोपियों में से, उसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को जमानत नहीं दी गई। और इस पर अभी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कहीं ना कहीं, जैसे बता रहे थे अश्विनी कुमार भी, पूर्व कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा सोचा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा, उसके आधार पे सोचा है कि इन दोनों को ना सुनाए, इन दोनों को जमानत ना दी जाए। लेकिन
आज की तारीख में सिर्फ इतना कि ये 6 साल तक जेल में हैं, यही काफी होता है। और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह बात आई है कि अगर आप लंबे समय तक जेल में हैं तो प्रथम दृष्टया आपको जमानत मिल जानी चाहिए। एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आप इस लंबे वक्त के बाद भी जमानत नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन्हें रखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं जेल के अंदर, यह दिखाई दे रहा है। यही माना जाए? हाँ बिल्कुल राजीव, यही माना जाए। मुझे ध्यान पड़ रहा है कि अभी शायद 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ही 2 लोगों को यूएपीए में ही जमानत दी है। कर्नाटक का मामला था जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, और उसमें भी ये देरी का आधार था कि चूंकि उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, तो फिर जमानत दे दी गई। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि चूंकि लंबा चल भी चुका है, 7 साल मतलब 6 साल से अधिक हो चुका है, और प्रथम दृष्टया यह मालूम पड़ता है कि इनके खिलाफ मामला बनता है, तो ये यहाँ उसको नहीं माना गया। वो कृष्णा अय्यर का फैसला है कि जो जेल इज एक्सेप्शन और बेल इज रूल जो है, तो वो अक्सर कहा जाता है। हमारे तमाम जो सीजीआई रहे हैं वो भी इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। लेकिन यहाँ जो है इस मामले में जेल जो है वो नियम हो गया और बेल जो है यहाँ अपवाद हो गई है। जी, यहाँ बेल अपवाद है, जेल नियम है, और ये उल्टा हो गया है जो अभी तक जिस ढंग से यहाँ माना जा रहा था, जैसा कहा गया था। कृष्णा अय्यर का फैसला जो है उस फैसले का जिक्र कर रहे हैं यहाँ अमलेंदु जी। लेकिन जेल अपवाद और बेल नियम से अब बेल नियम और जेल नियम और बेल अपवाद ये कैसे हो गया है, वो इसका कारण आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये फैसला साफ साफ बहुत लोगों को पच नहीं रहा, जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम को आज जमानत नहीं दी गई है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम अब 1 साल तक जेल में ही रहेंगे। लेकिन जांच अगर पूरी हो गई, अगर जांच पहले पूरी हो गई तो ये फिर से जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगर जांच पूरी नहीं होती है तो 1 साल तक इनको जेल में ही रहना होगा। आखिर ये क्या शर्त है, आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं है। अभी तक इस ढंग से फैसला नहीं आता था कि नहीं जी, आपको कम से कम 1 साल तो जेल में रहना होगा, उसके बाद हम आपके जमानत के बारे में सोचेंगे। ऐसा बहुत कम सुनने को मिला है। आपने सुना कभी? बिल्कुल राजीव जी, बहुत कम सुनने को मिला है। लेकिन अब तो फैसले आ रहे हैं जिस तरीके के, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके के फैसले आ रहे हैं। अब तो सशर्त मतलब जो है जमानत भी आप जो है सशर्त आप दाखिल कर सकते हैं। भाई जब यूएपीए कहता है कि आप 6 महीने के बाद दाखिल कर सकते हैं, तो उससे छूट क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो 6 महीने के बाद फिर। यहाँ तो आपने तय कर दिया कि आप 1 साल अब जेल में ही रहेंगे, आप जमानत के लिए अर्जी डाल ही नहीं सकते। भाई वो दोबारा अर्जी डाले, वो खारिज हो जाए, फिर वो अब कल ये उसके पास कानूनी अधिकार है। तो यहाँ आपने एक व्यक्ति का जो कानूनी अधिकार है उसको भी आपने एक तरीके से सीमित कर दिया। मेरी अपनी राय राजीव जी है, बाकी जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय इस पर जाहिर करेंगे। जैसा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं अश्विनी कुमार, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये पता नहीं उन्होंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। मतलब एक तरीके से वो भी इस पर आपत्ति से ही जो है प्रकट कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े शब्दों में, जिसको राजीव जी कहा जा सकता है। इस पर सवाल तो राजीव जी निश्चित तौर पर उठेंगे, क्योंकि ये आपने समय सीमा बांध दी कि आप 1 साल तक तो आपको मतलब रहना ही रहना है। मैं फिर कहूँगा कि 1 साल के अंदर वो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि अगर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो वो व्यक्ति जमानत का हकदार होगा, वो जमानत के लिए अर्जी दे सकता है, जो परिस्थितियां आज नहीं है। ये सवाल है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो परिस्थितियां आज नहीं हैं, और उस आधार पे यहां इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और खबर जो है वो अमेरिका से आ रही है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर एक बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए अपने एयरफोर्स 1 पर चर्चा के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे उनके, और इसको ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने। पहले कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को आपके सामने लाना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर ले आइए कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को। उसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा अब दूसरी दिशा में जा रही है। एक तरफ वेनेजुएला, आप जानते हैं वेनेजुएला में जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, 2 तारीख और 3 तारीख की दरमियानी रात, तो उस पर चर्चा हो रही है। इस बीच ये ट्वीट देखिए, भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। वो जानता है कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा जिसका उन्हें नुकसान होगा। यह ट्रंप का कहना है। ट्रंप के मुताबिक मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ से दबाव बनाया।
और मोदी को जवाब देना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है कि मोदी जी को क्या जवाब देना चाहिए। जवाब ये देना चाहिए कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। तीसरा सवाल कि ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं, आखिर मोदी चुप क्यों हैं। चौथा सवाल है कि मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है। और पांचवा और आखिरी सवाल है कि ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं। यह बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच जो वीडियो है वो भी आपके सामने लाता हूं, जिसमें साफ साफ आप सुन सकते हैं। कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इंग्लिश में बोल रहे हैं, पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। जरा उस वीडियो को भी स्क्रीन पर लाइए और जरा सुन लेते हैं फुल स्क्रीन कि कह क्या रहे हैं उनकी जुबानी, ट्रंप की जुबानी। सुनिए। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. तो सुन रहे थे आप यहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखते हुए, लेकिन साफ साफ यहां कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है। इसके अलावा कांग्रेस का एक दूसरा ट्वीट भी है। जो दूसरे ट्वीट में कांग्रेस जो ट्वीट कर रही है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के ही आगे के बयान को, उनके बयान को आगे बढ़ाते हाँ, उनके बयान को आगे बढ़ाते हुए, और उनके साथ एक अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने वेनेजुला को लेकर भी ट्वीट किया था कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है, अमेरिका को जो खतरा होगा हम उसके साथ ये कर सकते हैं, ये समर्थन किया था। उन लिंडसे ग्राहम ने जो था कहा, साथ में खड़े हुए लिंडसे ग्राहम, और लिंडसे ग्राहम से सवाल पूछा गया था, बीच में ट्रंप टिपा। कह रहे हैं कि मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं, अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था और वो सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे कम रूसी तेल खरीद रहा है। वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात बताऊं और कहूं कि अब भारत को टैरिफ में कुछ छूट दी जाए, ये कहना है। इसके बाद इस बयान पर कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है, अपनी बात रख रही है। इस बयान से साफ है कि ट्रंप को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे सदाबहार मित्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आखिर खुद का पीआर मेंटेन करने के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं। लिंडसे ग्राहम जो अमेरिकी सीनेटर हैं वो कह रहे हैं कि 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर मैं था और वो सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे कम रूसी तेल खरीद रहा है, और अब आप उनसे डोनाल्ड ट्रंप से बात कीजिए कि टैरिफ कम कर दे। और यानी साफ साफ भारत गिड़गिड़ा रहा है और एक सांसद सीनेटर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, यह दिखाई दे रहा है। और खुल के पत्रकारों से दुनिया भर में भारत की बेइज्जती हो रही है, यह साफ यहां दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। ये और इस पर भारत की विदेश नीति क्या है, यहां इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई साहब आप अपनी विदेश नीति बताइए कि हमारी विदेश नीति, हमारे देश की विदेश नीति आखिर कहां चली गई है। क्या अमेरिका तय करेगा हमारी विदेश नीति? बिल्कुल राजीव जी, क्या अमेरिका हमारी विदेश नीति तय करेगा? और वेनेजुला को लेकर जो अमेरिका ने किया है राजीव जी, वो भी तेल का मामला है, और तेल के मामले में अगर अमेरिका इस हद तक जा सकता हो, ट्रंप तो साफ धमकी दे रहा है कि वरना मैं ऐसा ही जो है टैरिफ और लगाऊंगा अगर रूस से तेल खरीदना जारी रहा। रूस से हम जो तेल खरीदे थे राजीव जी, वो हम रुपए में खरीद रहे थे, और ट्रंप का दबाव है कि डॉलर में खरीदो, जो भी आपको करना व्यापार करना डॉलर में खरीदो, ताकि डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है वो नहीं डगमगाने पाए। एक तो राजीव डॉलर जो है वो शुद्ध जुए पे आधारित अर्थव्यवस्था है, उसका कहीं कोई है ही नहीं। हमारा रुपया जो उसके लिए तब भी जो सोना रखा जाता है राजीव जी रिजर्व बैंक में, लेकिन डॉलर के लिए कहाँ क्या रखा गया है किसी को नहीं पता है। पूरी दुनिया जो है वो जुए की अर्थव्यवस्था पर ही जो है टिकी हुई है, और डॉलर के ही उस पर जो है उसकी जो हेजेमनी है, उसकी जो उसको जो चुनौती मिल रही है एक तरीके से
इसको लेकर ट्रंप ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं। यानी ये तो साफ है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है अगर रूस से तेल खरीदा जाता रहेगा और वेनेजुएला से तेल खरीदा जाता रहा। और वेनेजुएला के तेल को लेकर यही कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तेल निकालना बंद कर दिया था और बहुत खतरा हो गया था, सब नुकसान हो गया था, हमारी कंपनियां अब जाएंगी, अब वहाँ जाकर वो तेल निकालेंगी। भाई तो ONGC भी तो वहाँ है, तो वो ONGC भी वहाँ मदद कर रही थी, तो इसका मतलब आपने ONGC पर भी अटैक किया है। आपने सिर्फ जो है वेनेजुएला के संप्रभु राष्ट्र के एक राष्ट्रपति को उठाकर आपने पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की, और जो कि लिंडसे ग्राहम जो है उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट भी किया कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अमेरिका के लिए जो खतरा बनेगा। तो क्या ये संदेश शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी तीनों के लिए भी आपने दिया है एक साथ? ये भी सवाल उठ सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जो अभी ट्रंप कह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना और भारत का अपमान है कि मोदी मुझको खुश करना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि मैं खुश नहीं हूं, वरना अगर उन्होंने तेल बंद नहीं किया तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर लगाऊंगा। और कांग्रेस इसी को लेकर सवाल उठा रही है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मोदी खुश करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्यों खुश करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। बहुत सारी चीजें अंदर खाने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं और इन सब के बीच अमेरिका की दादागिरी वो साफ दिखाई दे रही है। जिस ढंग से वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला बोला रात को, देर रात को, और उसके बाद जो घटनाक्रम तेजी से बढ़ते हुए बदलते हुए हमने देखा। और आज उसी मसले पे, वेनेजुएला वाले मामले पे आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है। और वो बैठक इसलिए भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है उससे विश्व शांति में कहीं ना कहीं हनन होते हुए दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को। और क्योंकि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप उठाकर अपने यहां ले आते हैं और उसके बाद उस पर ट्रायल करवाते हैं, कोर्ट में आज पेशी भी है उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की, और उनकी पत्नी को भी उठाकर लेके गए आप। तो एक तरफ से आप ये जो पूरा का पूरा आपने किया है पिछले 2-3 दिनों में, जो घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हमने देखा, इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को, यानी वो कह रहे हैं कि मुझे खुश करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर भारत के प्रधानमंत्री खुश करना चाहते हैं तो आखिर किस लिए खुश करना चाहते हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, या उनकी खुद की कुछ और चाहत है, कुछ और इच्छा है, कुछ और व्यापारिक कोई ना कोई डील है? क्योंकि यहां पर तो सिर्फ डील की बात ही करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारे सवाल उठेंगे और विपक्ष ऐसे सवालों को यहां करेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ऐसे सवालों को उठाएगा तो विपक्ष की बात और विपक्ष की भूमिका यहां और मजबूत हो जाती है तब जब वो सवाल करना शुरू करता है, जब वो सवाल पूछना शुरू करता है। और यहां पर कांग्रेस सुबह से सवाल पूछ रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ये ट्वीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी का। उस ट्वीट को एक बार फिर ले आइए स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट जिसका वीडियो भी हम देख रहे थे। और इसमें साफ है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। अब वहां तो लिखा है चाहता है, लेकिन थोड़ा मैं उसको सुधार के सम्मान देते हुए नरेंद्र मोदी को मैं कह रहा हूं, क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे खुश रह, वो जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। वो जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। ये देखिए इतनी बड़ी बात यहां कह रहे हैं। और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा जिसका उन्हें नुकसान होगा। ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को अगर आप रीड बिटवीन द लाइन्स जो कहते हैं इंग्लिश में प्रोवर्ब, अगर आप उनके शब्दों को पढ़ने की गढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को आज की तारीख में क्या समझ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को आज की तारीख में क्या समझ रहे हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यहां नरेंद्र मोदी को कम से कम देश की जनता के सामने यह तो बताना चाहिए कि हमारा रिश्ता यानी उनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो बताना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, उनका रिश्ता जो क्या कहलाता है ये भी देश को बताएं। और हालांकि उनका व्यक्तिगत रिश्ता कुछ भी हो, जैसे कि बताया जाता है कि वो और ट्रंप जो थे बचपन में साथ साथ मगरमच्छ पकड़ा करते थे, तो आप बचपन में मगरमच्छ पकड़ते रहे हो, उसके उस देश को क्या लेना देना? भाई बचपन में आपने कुछ भी किया हो, आपकी किसी से कुछ भी दोस्ती हुई, सवाल ये है कि आपके व्यक्तिगत रिश्ते अगर इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस पर तो बात होगी, उस पर सवाल उठेंगे आपसे। और यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि भाई आपके रिश्ते क्या हैं, जो भी हों आपके रिश्ते, लेकिन आप ये बताइए कि इन रिश्तों का देश खमियाजा क्यों भुगत रहा है?
आपके रिश्ते होंगे, आप उनके दोस्त होंगे, लेकिन अगर ट्रंप भारत का दुश्मन बन गया है और भारत की अर्थव्यवस्था का दुश्मन बन गया है, तो आप कैसे एक भारत विरोधी व्यक्ति के मित्र हो सकते हैं? सवाल ये है कि ट्रंप अगर भारत की अर्थव्यवस्था का दुश्मन है, वो कह रहा है कि आप सस्ता तेल रूस से मत खरीदिए, रुपए में तेल मत खरीदिए, आप हमसे तेल खरीदिए और आप डॉलर में तेल खरीदिए, तो वो कैसे हमारा मित्र हो सकता है और वो कैसे आपका मित्र हो सकता है? तो सवाल यही उठ रहा है कि मोदी जी कोई भारत का अगर विरोधी है और भारत का दुश्मन है, तो वो आपका मित्र कैसे हो सकता है? कांग्रेस सीधा सीधा एक सवाल पूछ रही है, लेकिन राजीव जी सवाल कितने भी पूछे जाएं, मोदी जी के मन की बात में इन सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं जी। ये बड़ी अच्छी बात है। सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं, और आखिर क्यों नहीं मिलते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे अभी कि आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, आखिर आपके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। और डोनाल्ड ट्रंप अगर साफ साफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे, दूसरे शब्दों में कहें तो डरते हैं, नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं, कह रहे हैं भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। यानी यहां पर क्या ये बादशाहत चल रही है, पूरी दुनिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया है, ये चल रही है। जैसे पुराने जमाने में चलता था कि बड़ा राजा जो है वो छोटे राजा से टैक्स वसूला करता था, नाखुश हो गया तो फिर उसको कब्जे में कर लेता था। तो यहां टैक्स वसूली चल रही है क्या, इसीलिए टैरिफ लगा दिए, बढ़ा दिए। लेकिन इस देश के व्यापारियों का क्या होगा, जिन व्यापारियों के दम पे नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे? सबसे ज्यादा व्यापारी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे, ये हमने देखा है, वो पसंद करते थे। और A1 A2 जो है राजीव जी, वो भी सबसे ज्यादा उनके व्यापार जो है वो तेल को लेकर, तो व्यापार जो है वो तो A2 का ही सबसे ज्यादा है। रूस से तेल सबसे ज्यादा वही खरीदते थे। भारत की एजेंसियां तो तब भी कम खरीदी थी, जो अपनी सरकारी एजेंसियां हैं वो तो कम खरीदी थी, वो तो वेनेजुएला से भी काफी तेल लेकर आ रही थी। लेकिन अगर रूस के मामला है तो ये तो भारत जिनके मित्र हैं मोदी जी कहे जाते हैं A1 A2, वही सबसे ज्यादा लेकर आ रहे थे, तो उनको भी नुकसान होगा। तो आखिर मसला क्या है, ये देश को समझ में राजीव जी अभी तक नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री इस मसले पर एकदम खामोश है। अब ट्रंप जब कहता है कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं, तो तुरंत उठा के मोदी जी जो है रिप्लाई कर देते हैं, ट्विटर पर बता देते हैं कि मेरी बातचीत हुई और उन्होंने शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। अब जब ट्रंप ये कह रहे हैं तो इस पर मोदी जी का जवाब क्यों नहीं आता है? जवाब आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मैं आपको खुश करना नहीं चाहता। होंगे आप दुनिया के कुछ भी, आप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं भी 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री हूं। क्यों ये कहने का साहस प्रधानमंत्री नहीं दिखा पा रहे? कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है राजीव जी। बिल्कुल, कांग्रेस ऐसे सवाल करेगी, पूछेगी, कांग्रेस को सवाल पूछना भी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी सोमनाथ की यात्रा पे, क्योंकि 1000 साल सोमनाथ के हो गए, उस पे आज उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है नरेंद्र मोदी ने अखबारों में। उनका आर्टिकल है 2026 से 2026 के बीच 1000 साल हो गए सोमनाथ मंदिर के, और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, ट्रस्टी ही नहीं बल्कि वो उसके चेयरमैन भी हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। तो उस नाते और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उस के 1000 साल पूरा होने पर आप जो करना है करिए, लेकिन साथ साथ जो देश सवाल आपसे पूछ रहा है उन सवालों का जवाब दीजिए, देने की कोशिश कीजिए। देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। अंकिता भंडारी का मामला जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है और लगातार रोजाना उसके अंकिता भंडारी के मामले में हम लगातार देख रहे हैं कि उसका काफी प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, देहरादून तक और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में भी। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं, किसी ढंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रियाएं तो एक इधर एंजल चकमा पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी की इंदौर पे भी नहीं आई, और प्रतिक्रिया में अब खुद गांधीनगर में 150 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आती हैं नरेंद्र मोदी से, और वैसे ही उम्मीद हम ये भी करते हैं कि उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी जब नरेंद्र मोदी से यह पूछा जा रहा है कि आखिर आपका और डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता है वो क्या है, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप से डर रहे हैं, डरते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच और उधर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एसआईआर की तरफ बढ़ते हैं। और एसआईआर में आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल से खबरें बहुत भयावह आ रही हैं, क्या कुछ खबर है पश्चिम बंगाल से अमलेंदु जी? राजीव जी, एक तो पश्चिम बंगाल से खबरें
इतनी ज़्यादा मतलब भयावह हैं, और हालांकि जो घुसपैठिया का लागे वो बीजेपी को उल्टा भी पड़ गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और खबरें बहुत ज़्यादा भयावह हैं। जयानगर है एक जगह वहाँ, और वहाँ एक जो 68 साल की एक को था वो वहाँ पर भेजा गया, और तृणमूल कांग्रेस ने वो खबर जो है राजीव जी ट्वीट की और ये कहा है कि ये SIR जो है सिर्फ वोटिंग के अधिकार पर हमला नहीं है, ये इंसानी जान के लिए खतरा बन गया है। और वो हम ट्वीट दिखा सकते हैं तृणमूल कांग्रेस का, वो जयनगर के संबंध में है, और ये कहा है कि जयनगर में एक 68 साल के आदमी को पता चला कि उसका नाम 2002 के SIR इलेक्टोरल रोल से गायब है, वो पहले से बीमार था। इसको लेकर जो है वो ये खबर छपी राजीव जी, ये अंग्रेजी में आप हिंदी में आप बता भी सकते हैं कि ये बिल्कुल ये जो है इसमें साफ साफ देखिए, यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन दोनों की जो जुगलबंदी है वो कैसी है। इस पे जयनगर में एक 68 साल के आदमी को पता चला कि उसका नाम 2002 के SIR इलेक्टोरल रोल से गायब है। 2002 के इलेक्टोरल रोल से 68 वर्षीय जयनगर के एक आदमी को यह पता चला कि उसका नाम नहीं है उसमें, वो पहले से ही बीमार था और अस्पताल में भर्ती था, फिर भी उसे बेरहमी से सुनवाई के लिए बुलवाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पेश होने के लिए उसे मजबूर किया गया। वो वापस आते वक्त वो पेश हुआ, वापस आते वक्त गिर गया और दुखद रूप से उसकी मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। ये एक ऐसी मौत थी जिसे रोका जा सकता था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरासर क्रूरता और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की कभी न मिटने वाली भूख की वजह से हुई है। ऐसी हर मौत बांग्ला विरोधी ताकतों के हाथों का खून है, जिन्होंने डराने और वोट देने से रोकने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इस्तेमाल किया है। ये बात यहां तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिख रही है, और इसके साथ SIR इन बंगाल और बांग्ला में भी खबर की कॉपी के साथ इसको ट्वीट किया है। आपके सामने स्क्रीन पर हम इस ट्वीट को, इंग्लिश में ट्वीट है, उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया faultly SIR is no longer just an assault on voting rights. It has become a direct threat to human lives. साफ साफ ये बात यहां कही गई है, ये डायरेक्ट थ्रेट है ह्यूमन लाइफ की इन जयनगर। उसके बाद बताया गया है कि जयनगर में एक 68 साल 68 years old man discovered his name missing from the 2002 SIR electoral roll, already unwell and hospitalized. He was still, अब इसके बाद पूरा हिंदी ऑलरेडी बता चुका हूं, और महत्वपूर्ण है कि 68 साल के इस आदमी को, जिसका नाम ऑलरेडी 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उसको अपना नाम आज की तारीख में वोटर लिस्ट में उसका नाम पहले जरूर रहा होगा, लेकिन चूंकि अब SIR है और वहां बोला जाता है कि आप वोटर लिस्ट में आप नाम दीजिए, नाम डलवाइए, उसके बाद फिर 2002 की लिस्ट को लेके आइए वोटर लिस्ट को, और फिर आपका नाम यहां सत्यापित किया जाएगा। और इस सत्यापन के चक्कर में उस बेचारे को जाना पड़ा। 68 साल का ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचते हैं वो वहां इलेक्शन कमीशन ऑफिस, और वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है ERO के पास शायद गए होंगे, और वहां पर फिर वहां से लौटते वक्त वो गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर जो जिस इंसान की जिंदगी चल रही थी, उससे मौत नसीब होती है। जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिद। ये बात यहां साफ साफ कह रही है कि ये एक ऐसी मौत थी, TMC का कहना है, ये एक ऐसी मौत थी जिसे रोका जा सकता था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरासर क्रूरता और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की कभी न मिटने वाली भूख की वजह से हुई है। ऐसी हर मौत बांग्ला विरोधी ताकतों के हाथों का खून है, जिन्होंने डराने और वोट देने से रोकने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही दुखदाई है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और एक और घटना है राजीव जी, उसका भी जो है ट्वीट किया है, चित्र भी ट्वीट किया है उन्होंने, तृणमूल कांग्रेस ने, उसको भी लेकर जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ ने अपनी क्रूर बांग्ला विरोधी क्रूरता के साथ फिर से हमला किया है। और चकदाहा की एक महिला का मामला है, स्ट्रोक्स था, उनको स्ट्रोक्स का वो इलाज करनी थी, उनको भी बुला लिया गया SIR की सुनवाई के लिए और लाइन में खड़ा होना पड़ा। स्ट्रोक से जुड़ी महिला, वो वीडियो भी
जारी किया और वो ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी हम लोग देख सकते हो, अब अंग्रेजी में ही है हालांकि, लेकिन हिंदी आप उसकी ये बता सकते हैं आप राजीव जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की सांठगांठ ने अपनी क्रूर बांग्ला विरोधी क्रूरता के साथ फिर से हमला किया है और ये बात यहां साफ साफ फिर से कही जा रही है। एक और मामला वही बांग्ला विरोधी मानसिकता, ये देखिए यहां एक महिला है और इनके साथ जो कुछ हुआ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये बात है चकदाहा की। चकदाहा में नादिया जगह है, आप जानते हैं, नादिया में एक महिला, यहां पर देखिए इन चकदाहा, नादिया अ वुमन इन हर ट्विलाइट ईयर्स रिकवरिंग फ्रॉम अ स्ट्रोक whose critical condition was fully known was still dragged through the humiliating farce of the faulty SIR hearing। यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि चकदाहा में नादिया एक महिला, चकदाहा के नादिया में एक महिला जो अपने जीवन के आखिरी सांसों में है, स्ट्रोक से उबर रही है, जिसकी गंभीर हालत के बारे में सब कुछ पता था, उसे फिर भी गलत SIR सुनवाई के अपमानजनक तमाशे में घसीटा गया। यहां पर इनको भी SIR की सुनवाई के में अपमानजनक ढंग से घसीटा गया। इस महिला को पेश होने के लिए मजबूर किया गया और इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया, बेवजह तकलीफ सहने के लिए मजबूर किया गया। ये सब बीजेपी के बदले की भावना से वोटर डिलीट करने की मुहिम के नाम पर किया गया। दिल्ली के बड़े बड़े लोग और उनका कठपुतली कमीशन बंगाल के बुजुर्गों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। उन्हें सिर्फ रुकावटें मानकर 2026 से पहले सही आवाजों को चुप कराने की उनकी बेताब कोशिश में कुचल दिया जाना चाहिए। ये बात यहां कह रहे हैं कि शी वॉज फोर्स्ड टू अपीयर, फोर्स्ड टू वेट, फोर्स्ड टू सफर नीडलेस एगोनी, ऑल इन द नेम ऑफ बीजेपीज यहां पर विंडिक्टिव वोटर्स डिलीशन ड्राइव। दिस इज हाउ द दिल्ली ओवर, यहां पर साफ साफ कि दिल्ली के लोग कैसे यहां पर आकर पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, यह बात यहां बताई जा रही है। तो बहुत दुखद है अमलेंदु जी, बहुत दुखद और बहुत दुखद है राजीव जी। और ये पिछले दिनों खबर आई थी, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी इसी ब्रेकिंग कार्यक्रम में, कि चुनाव आयोग ने खुद जो अपना वहाँ उसने डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, उसको सुप्रीम कोर्ट में मना कर चुका था कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे चूंकि वो फॉल्टी है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, और चुपचाप उसको बंगाल में लागू कर दिया गया। उसकी वजह से वैध वोट जो थे वो सारे कट गए उसमें। और उसके बाद जब ये मामला सामने आया, तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला चुनाव आयोग से, हम लोगों ने इस पर ब्रेकिंग की कि इस तरीके की वहाँ खबरें आ रही हैं, चुपचाप कर लिया गया और वैध वोट जो कट गए। तो उस दिन राजीव जी इतवार का दिन था, इतवार में ही फिर ये चुनाव की तरफ से आदेश आ गया कि अब कोई नया नोटिस इशू नहीं होगा। तो जब नया नोटिस इशू नहीं होगा तो पुराने नोटिस इशू हो गए, उनको क्यों नहीं रोका जा सकता था? सवाल ये भी है, जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपके उसमें डिफॉल्ट मतलब फॉल्ट है उसमें, आपके ऐप में जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें, तो आपने जब नए नोटिस आपने इशू करने पर रोक लगा दी, तो पुराने जो आपने किए थे उसको क्यों नहीं रोका गया? इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो आरोप लग रहा है, एक तो ये कि वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे गए कि BLO पर आपको भरोसा नहीं है। अगर BLO पर भरोसा नहीं है तो संविधान तो यही कहता है कि BLO ही उसकी प्रविष्टि करेगा। ज्ञानेश कुमार जी प्रविष्टि नहीं कर सकते हैं, ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया है ज्ञानेश कुमार जी को, प्रविष्टि BLO ही करेगा। तो आप BLO के प्रविष्टि का अधिकार छीनना चाहते हैं, खुद ही आप कानून बनाना चाहते हैं, फिर वही बात आई कि आप संविधान से ऊपर हो गए हैं। चूंकि आप नया चुनाव आयोग हैं, तो नई तरीके का चुनाव आयोग है, तो आप संविधान से ऊपर हो गए हैं। तो ये सवाल आएंगे। तो इसको लेकर राजीव जी बहुत सारे सवाल वहाँ उठ रहे हैं। SIR जो खासतौर से जिस तरीके से बंगाल में कराया जा रहा है, उसके खिलाफ वहाँ काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर हैं, अभिषेक बनर्जी लगातार सड़कों पर हैं। यहाँ दिल्ली मिलने आए थे अभिषेक बनर्जी मुख्य चुनाव आयोग से और उन्होंने आरोप लगाया बाहर खड़े होकर चुनाव के कि हमसे जब बात की गई तो उंगली दिखाकर हमसे बात कर रहे थे। हमने कहा कि उंगली नीचे करो अपनी। ये उंगली दिखाकर बात करने की राजीव जी बात तो पहले भी आई है। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल गया था, तब भी बताया गया था कि उंगली दिखाकर ज्ञानेश कुमार जो थे बात कर रहे थे। तो ये उंगली दिखाने की हैसियत कहाँ से आती है राजीव जी? उंगली दिखाकर कोई शरीफ आदमी तो बात करता नहीं है। गुंडे मवाली जो वो उंगली दिखाकर बात करते हैं। तो ये इस तरीके की भाषा जो है और इस तरीके की भाव भंगिमा जो है वो मुख्य चुनाव तो क्यों ग्रहण करते हैं? हालांकि ये विपक्ष के आरोप है, हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उंगली दिखाई कि नहीं दिखाई, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिखाई है तो फिर उनको शपथ पत्र देकर कहना चाहिए कि हमने उंगली नहीं दिखाई, ये आरोप गलत है, वरना देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरा विकल्प तो कोई है नहीं ज्ञानेश कुमार जी के सामने जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल उंगली दिखाते रहिए, आप कुछ करते रहिए। आप दिक्कत ये है कि आप संविधान की उंगली कर रहे हैं।
आप लोकतंत्र की उंगली कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता यही बात कह रही है और बंगाल भी यही बात कह रहा है कि आप लोकतंत्र तो संविधान की उंगली कर रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि ज्ञानेश कुमार जी आप संविधान के दायरे में रहकर जो आपके अधिकार हैं उन पर आप काम कीजिए। लेकिन राजीव जी जो घुसपैठिया है वो भी उल्टा पड़ गया बीजेपी को। जी, घुसपैठिए की बात हो रही है, घुसपैठिया उल्टा पड़ जाएगा, घुसपैठिया कौन है ये खोजने की चाहत में आखिर कहां तक चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है ये देखना होगा। और क्यों अगर चुनाव आयोग पे उंगली उठती है तो बीजेपी पे भी उंगली उठती है, क्यों बीजेपी को लेकर भी लगातार बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के कारण ही ये चुनाव आयोग ये सब कुछ कर रहा है। तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ चुनाव आयोग, दोनों की जुगलबंदी क्या आगे भी काम ऐसे ही करती रहेगी और ये देखना होगा। लेकिन साथ साथ जब चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में इसी साल चुनाव है, अभी अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फरवरी में चुनाव की घोषणा होगी, मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, मई तक में रिजल्ट आना है, हो सकता है कि अप्रैल में ही रिजल्ट आ जाए। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, इससे क्या कुछ होगा, क्या फायदा क्या नुकसान, इन सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि जब चुनाव आयोग की बात हम करते हैं तो उधर नगर निगम चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 15 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले इस बार जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही भयावह है। एक तो निर्विरोध चुने चले गए 68 लोग, उस पे भी 68 कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए, जिस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया है और